हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है वह जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है और यह आपका टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। उसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सारे प्रैक्टिस सेट जो भी है इन्हें बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक को संसद की दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। मतलब जो न्यायाधीशों की पीठ का बेंच का गठन होता है उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार अर्थात बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आपको बताना इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आपका ऑप्शन गलत है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे और जाकिर हुसैन जो है यह भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बताना इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में भाग लेते, यह गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके साथ साथ जो है दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? उनके द्वारा मत दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, और दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए या कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने का चुने जाने की योग्य हो। और इसका जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 66 सब क्लॉज 3 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और दूसरा जो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति हो जाता है, अर्थात उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इसका जो प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 89 सब क्लॉज 1 में किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के समान ही होता है। औपचारिक महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी गलत है। अन्य सभी विकल्प जो हैं वह उपराष्ट्रपति के बारे में सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जैसा कि अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि उसे जो है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए।
और वह जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके साथ साथ यदि कोई सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य है और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का पात्र होता है। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह राष्ट्रपति के समान ही होता है। और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो इसका औपचारिक महाभियोग द्वारा उसे नहीं हटाया जाता है, औपचारिक महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। और औपचारिक महाभियोग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि उसके खिलाफ सिद्ध एवं असमर्थता के आधार पर औपचारिक महाभियोग के लिए मतलब एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया और जैसा कि राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। इसे जो है अनौपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें, भारत के दूसरे सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति होते हैं। उनके कार्यकाल से कोई औपचारिक कार्य नहीं जुड़ा होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों का निर्वहन करता है। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देता है या हटा दिया जाता है या मर जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो हैं वह उपराष्ट्रपति के बारे में सही है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के न होने की स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का या राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है तो वह अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है और इस बीच में राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिसमें है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 4 2 3 या फिर 3 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। यह भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, जबकि नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद यह सीधे राष्ट्रपति बने थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति उनसे वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कह सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब है कि नई सरकार के गठन के लिए जल्द से जल्द आम चुनाव कराया जाना चाहिए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने कार्यकाल में नई सरकार बनने तक पद पर बनी रह सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। देखिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के समूह के पास लोकसभा में एक सीट होती है? मतलब कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका लोकसभा में केवल एक सीट है? गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। देखिए, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुदुचेरी यह ऐसे राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं जिसमें लोकसभा की केवल एक सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की केवल एक सीटें हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुदुचेरी। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? धन विधेयक केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा या जो है इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से और धन विधेयक का प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान किया गया है और लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोकसभा में इसे पेश किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि से लिए जाने वाला अनिवार्य व्यय शुल्क नहीं है? ऋण जो भारत सरकार द्वारा चुकाया जाना है, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, राज्यसभा के उपसभापति के भत्ते। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन। देखिए, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि से भुगतान किया जाने वाला अनिवार्य व्यय नहीं है। भारत सरकार को चुकाए जाने वाले ऋण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, यह सभी जो है भारत की संचित निधि से भुगतान किए जाने वाले अनिवार्य व्यय हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? क्षमा करने की, अध्यादेश जारी करने की, आपातकाल घोषित करने की, या फिर एक अदालत के न्यायाधीश को हटाने की। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 के अनुसार इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा किस आधार पर हटाया जाएगा? और मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के दो आधार हैं, सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता। इसके आधार पर ही संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत की सिफारिश, अर्थात बहुमत मतलब बोले तो 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागालैंड को विशेष दर्जा देता है? अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी, अनुच्छेद 371 डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371 ए। इसमें जो है नागालैंड के बारे में प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नागालैंड को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया है उसका प्रावधान अनुच्छेद 371 में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, या फिर नए राज्यों का प्रवेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। नए राज्यों का गठन का मतलब ये है कि दो राज्यों में से कुछ क्षेत्रों को लेकर के एक नए राज्य को बनाया, जैसे कि 2014 में वो क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया था। और राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन से है कि उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन करना, राज्य की सीमाओं में उसकी सीमा में परिवर्तन करना। लेकिन चौथा क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश वर्तमान समय में जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत में शामिल करना, यह संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक अधिनियम द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर नए राज्यों के प्रवेश की हम बात करें तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है और इसके तहत संसद कानून बनाकर ही नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 10, भाग 11, 12 या फिर भाग 14? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग का जो प्रावधान है उस संविधान के भाग 12 में किया गया है और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक, धन विधेयक, साधारण बिल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, साधारण विधेयक को ही राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक इसे जो है नहीं लौटाया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की सुरक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह क्या है? यह आपके नीति निर्देशक तत्व है जिसका प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद 49 में। कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
भारत के आधार पर भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर सबसे पहले। और कब किया गया था? 1953 में इसका गठन किया गया था। और 1948 में भाषाई आधार पर कह सकते थे भारत सरकार द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत गठन करने के लिए एक आयोग की क्या की गई थी? आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? एस के धर की अध्यक्षता में 1948 में की गई थी। और इनके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें कहा गया था कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुधार के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन है वह कब किया गया था? 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। वित्तीय आपातकाल लागू करने की अधिकतम अवधि क्या है? 1 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? अधिकतम मतलब कितने ही समय तक लागू किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इस रद्द किए जाने तक, अर्थात जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है तब तक अनिश्चित काल तक आपातकाल को लागू किया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल को। और इसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन डी सही है। और ये भी याद रखिएगा कि 2 माह के अंदर अगर संसद द्वारा अनुमोदन मिल जाता है तो इसे निश्चित काल तक के लिए लागू किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी या फिर डोंगरी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थानी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें गुजराती, कश्मीरी और डोंगरी यह भाषाएं जो हैं शामिल है। और राजभाषा की अगर हम बात करें तो यह भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। और 8वीं अनुसूची जो है वो भी आपकी भाषा से ही संबंधित है। तो इसमें राजस्थानी नहीं है, गुजराती, कश्मीरी और डोंगरी ये भाषाएं जो है इसमें शामिल हैं। ऑप्शन बी सही है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 165 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनने के लिए उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने की शर्त तय करने में सक्षम है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल या फिर संसद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। संसद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 स्पष्ट करता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संसद। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 से 11 में भारतीय नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया। और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 निम्नलिखित में से कब लागू किया गया था? 10 जनवरी 2019, 10 दिसंबर 2019, 10 जनवरी 2020 या 10 दिसंबर 2020? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही है, जिसके अंतर्गत सिख हिंदू में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से के जो अप्रवासी नागरिक हैं उनको भारत में शामिल होने का अधिकार दिया गया था, जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं थे। और इसमें टोटल जो है 6 जातियां ऐसी हैं जिन्हें शामिल किया गया था, जिसमें शामिल थे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। यह जो है अवैध प्रवासी, इन्हें नागरिकता प्रदान करने के बारे में प्रावधान किया गया था। ठीक है, कहाँ से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी को भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्षों तक। देखिए, अगर कोई व्यक्ति देशीयकरण, कोई विदेशी है और वह देशीयकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के पहले कम से कम भारत में 10 वर्ष रहना होगा। ठीक, और यदि कोई भारतीय नागरिक मतलब कोई क्या कहते हैं कि कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, कौन? जो
भारतीय मूल का व्यक्ति है, मतलब जिसके माता या पिता पहले भारतीय रह चुके हैं लेकिन वर्तमान समय में वो भारतीय नागरिकता छोड़ करके कहीं और चले गए हैं। यदि कोई वैसा नागरिक जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, एनआई, ठीक है, एनआईए, जैसे कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, तो इसे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले भारत में 7 वर्ष रहना होगा। किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले 10 वर्ष रहना होगा यदि वह देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। और यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले 7 साल रहना होगा। और इन सब का प्रावधान जो किया गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लॉज फर्स्ट में इसका प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा 2 देशों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर अनिवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है। और इसमें 2 देशों को जो छोड़ा गया उसमें कौन कौन देश शामिल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5, 4, 6 या फिर 3? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर या फिर अधिग्रहित भूमिकीकरण के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 प्रकार। भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करता है? निचला सदन, ऊपरी सदन, ऊपर और निचले दोनों सदन या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊपरी और निचली दोनों सदनों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग साधारण बहुमत से अर्थात 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। और संविधान संशोधन विधेयक या संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो यह भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोक हितकारी राज्य या फिर राजशाही राज्य? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजशाही राज्य यह भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, जबकि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोक हितकारी राज्य यह भारतीय संविधान का दर्शन है। ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 बार संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसके तहत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मूल आत्मा कहा था? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर प्रस्तावना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना को एम हिदायतुल्लाह द्वारा भारतीय संविधान की मूल आत्मा कही गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना का वह कानूनी स्वरूप है, संविधान की प्रस्तावना का कानूनी स्वरूप क्या है? इसे लागू किया जा सकता है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना प्रकृति में गैर न्याय संगत है, इसीलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया था? भीमराव अम्बेडकर द्वारा, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान जो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों द्वारा मसौदा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान सभा में वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान सभा में वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? वितरित न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वितरित न्याय का कोई उल्लेख नहीं है।
प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, जबकि वितरित न्याय का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लोकसभा में राज्यों की सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? क्षेत्र, भाषा, आर्थिक स्तर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा में राज्यों की सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई विकल्प सही नहीं है। और अभी वर्तमान समय में लोकसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है वह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया, और यह कब तक रहेगा? 2026 तक। 2026 तक के लिए 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 330, 249, 253 या 123। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 203 पर अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों को लागू करने के लिए संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी करना अनिवार्य होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, गलत है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव की जो रीतियाँ हैं, चुनाव का जो तरीका है वह एक ही होता है। दोनों का चुनाव जो है एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से दोनों के चुनाव को संपन्न कराया जाता है। तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा बी, बाकी अन्य विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होने पर भी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का अटॉर्नी जनरल, मानवाधिकार आयोग का मुख्य अध्यक्ष या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल, या फिर जिसे महान्यायवादी के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, सॉरी, महान्यायवादी नहीं, भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसका प्रावधान किया गया किसमें? अनुच्छेद 88 के तहत भारत का अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों या उसकी संयुक्त बैठक में संसद की किसी भी समिति में इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें मत नहीं दे सकता है। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 88 के तहत। और भारत के अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी का जो प्रावधान किया गया है, इसका प्रावधान भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अंतिम कार्रवाई करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद या राष्ट्रीय विकास परिषद? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। देखिए, नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उस रिपोर्ट को रखता है और उस पर जो है चर्चाएं होती हैं, और उसके बाद जो अंतिम कार्रवाई की जाती है वो संसद द्वारा की जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और पहला संविधान संशोधन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, और यह भूमि सुधार से संबंधित था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में रोजगार पर रोक, 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से जबरन श्रम करने पर रोक, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने पर रखने पर कोई रोक नहीं है, या फिर बलात् श्रम पर कोई रोक नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन है। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खतरनाक गतिविधियों में नहीं लगाया जाएगा। और यह जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जिसका प्रावधान भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 53, 61, 74 या फिर 13? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात की गई है। ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति के ऊपर जो है प्रस्ताव जो लाया जाता है महाभियोग के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन कम से कम अगर लोकसभा में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है तो कम से कम
कम से कम जो है उसे 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य होता है। और दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पूर्ण बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत के से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके ऊपर जो महाभियोग चलाने का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भीमराव अम्बेडकर, के संथानम, वी.एन. राव या फिर के.एम. मुंशी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वी.एन. राव द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो है वो क्या करते हैं, तैयार किया गया था। वी.एन. राव के मूल मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी और वी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा, अक्टूबर 1947 में वी.एन. राव द्वारा इसका जो पहला मसौदा है वह रखा गया था, ठीक है, या तैयार किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज, आधिकारिक भाषा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या फिर दल बदल विरोधी कानून? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसका प्रावधान किया गया है 4वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और पंचायती राज की अगर हम बात करें, पंचायती राज का प्रावधान जो है यह किसमें किया गया है? अनुसूची जो है 12 में किया गया है, ठीक है। और इसमें आधिकारिक भाषाओं जो राजभाषा का प्रावधान है इसका प्रावधान 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल विरोधी कानून का 10वीं अनुसूची में किया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी करता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर निषेध? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है और यह जो है न्यायालय द्वारा जारी किया गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रीट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को मान्यता देता है? बच्चे, महिला, जनजाति या फिर दलित? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात बच्चे, महिला और जनजातियों की शोषण के विरुद्ध अधिकारों को मान्यता देता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार, किसी भी पेशा व्यवसाय को रखने का अधिकार या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 21। यह जो है ऐसा मौलिक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 अर्थात अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। लेकिन कब? यदि जो आपातकाल है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हो तब। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा होती है तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 19 का अगर राष्ट्रपति को यह लगे आपातकाल के दौरान कि अनुच्छेद 19 को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित करने की आवश्यकता है तो अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को भी राष्ट्रपति निलंबित करने का प्रावधान कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 इन दोनों मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 20 और 21 को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों को भी अगर राष्ट्रपति निलंबित करना चाहे आपातकाल के समय तो निलंबित कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 359 के तहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रावधान के बारे में चर्चा करता है? 108, 109, 110 या 112? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112। इसमें जो है बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या राज्यपाल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा अगर हम बात करें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। और उसके साथ साथ राज्यों के
राज्यपाल की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जा सकती है, इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, और यदि हम अटॉर्नी जनरल अथवा महान्यायवादी की बात करें तो इसकी नियुक्ति 76 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 148 के तहत, और राज्यपाल का अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, इसमें जो है इनका प्रावधान किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों वकालत कर सकते हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ उच्च न्यायालय में, सिर्फ किसी भी कोर्ट में नहीं, या सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी न्यायालय में इनके द्वारा वकालत नहीं की जा सकती है रिटायरमेंट की बात। राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने के उम्मीदवार के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा में यह 25 वर्ष है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की मर्जी तक रहता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यह गलत है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल बनने की जो उम्र सीमा है, राज्यपाल बनने की जो उम्र सीमा है वो कितनी है? वह 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष है। ठीक है, अन्य विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सही सुमिलित है आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 19 फर्स्ट 19 ए सब क्लॉज ए, इसमें जो है क्या कहा गया? इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी में शांतिपूर्ण और बिना हथियार के संघ या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 सी में संघ, संस्था या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 डी में भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। 19 ई में भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी रहने या फिर बस जाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 जी में कि कोई भी पेशा, वृत्ति या फिर उपजीविका अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? KR नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद या आर वेंकटरमन। सही आंसर है ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद 1975 आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत सैनम अयंगर। यह पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष और पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर अध्यक्ष और अनंत सैन अयंगर जो है उपाध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 14 वर्ष। भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा मूल रूप से लिखित है भारत का संविधान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार 1919, अमेरिका संविधान, आयरलैंड के संविधान, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में जो अधिकांश प्रावधान लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा
कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान करे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 45 का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके लिए है? 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए प्रावधान किया गया। किसमें? अनुच्छेद 45 DPSP नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और बचपन में मतलब जो देखभाल है उसका प्रावधान करे। उसके बाद जो है 86वां संविधान संशोधन होता है। कब? 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 सब क्लॉज ए जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की बच्चों के सभी बच्चों का अनिवार्य मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्य जो इन्फॉर्मेशन है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी बने, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बस सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसीलिए उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकता है, फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है या फिर अन्य उससे जो रिलेटेड है, उन सबको मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग उसे अच्छे से सुनते रहिए। ठीक है, और अगर अभी उतना टाइम तो है नहीं, तो जितनी बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं या कर पा रहे हैं उतनी बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो नोट्स हैं उसको रिवीजन करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निदेशक सिद्धांतों के महत्व और प्रकृति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 37, 36, 38 या फिर 39? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के महत्व प्रकृति की व्याख्या जो है अनुच्छेद 37 में की गई है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 1996, 76, 86 या फिर 66? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1976 में मौलिक कर्तव्य अर्थात 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यह भी याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इंदिरा साहनी, SR बोम्बई, रूदल या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल संरचना या मूल ढांचे की अगर हम बात करें तो यह केशवानंद भारतीवाद 1973 में मूल संरचना या मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट निकल करके आया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान या फिर अमेरिका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहाँ से ली गई है? यह लिया गया है जापान के संविधान से। निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री या फिर संविधान? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारत में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री इन सभी को जो शक्ति प्राप्त होती है वह संविधान से ही प्राप्त होती है। कह सकते हैं कि संविधान जो है इन सबकी शक्ति का मूल स्रोत है, इसीलिए भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्व भारतीय सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? इरविन, कॉर्नवालिस, साइमन या फिर क्रिप्स? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब? 1942 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त हो और उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी। ठीक है, जिसे भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था? नकार दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कब आया था? 1942 में। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। और जैसे कि एक एक दिन कम ही होता जा रहा है और टाइम भी कम ही है, और आप लोगों को पता है कि RO के लिए अभी जो है इस साल 10,70,000 लगभग 11 लाख फॉर्म पड़े हैं। लेकिन इतना कंपटीशन जो है इन सभी लोगों के बीच कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कुछ ही लोगों के बीच है जो प्रॉपर डेली अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को सीरियस होकर के RO के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग बस रिवीजन करते रहिए जो भी नोट्स हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट जितना भी सॉल्व कर पा रहे हैं अधिक से अधिक जितना, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के हो, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, किसी भी चैनल से बस आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए।
और उसके साथ साथ जो है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और फिर रिवीजन के साथ साथ जो है करंट अफेयर पर भी फोकस करिएगा। और जहाँ तक रही तो करंट अफेयर 2-4 दिन में आ जाएगा, तो करंट अफेयर को भी कम से कम 1 साल के करंट अफेयर को प्रॉपर कवर किया जाएगा। और उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिस सेट को भी कवर किया रहा है, जिसके तहत अभी जो जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसके बाद आपके पीसीएस मंत्रा के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, सारे प्रैक्टिस सेट जो भी मार्केट में अच्छे अवेलेबल हैं उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।